Mohit, very good afternoon. Am I audible? Good afternoon, sir. Ask your friends to join. So in the last class, we were discussing about the primary and balanced forces, and we have discussed about the primary unbalanced forces and how to balance your primary and balanced forces. Okay. Then we discussed about the secondary and unbalanced forces. Okay. So जो भी हमने पढ़ा that was in single cylinder engines. Now we will be discussing about the balancing in inline engines, that too, that is multi-cylinder engines, means the engines having more than a one cylinder, whether they are inline engines, radial engines, or your V engines. So depending upon the configurations, what are the criterias and what are the methods to balance these types of engines so that they can run smoothly without any vibrations. Okay, we will look into it. Right. I'm waiting for the students to join. Please ask your friends. Screen is visible? Yes, please reply. Screen is visible to all? Yes, sir. सो रिवीजन किया आपने लास्ट जो हमने पढ़ा था, डायनेमिक एनालिसिस, फोर्स एनालिसिस पढ़े हो, उसके बारे में पढ़ के आए हो? हम्म, बताइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन अ लास्ट क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड thoroughly about the unbalanced forces arising of due to the reciprocating motion of the cylinder, basically the piston inside a cylinder. And we have find out that unbalanced force is equal to mr omega square cos theta plus cos 2 theta by n. यही था वैल्यू. And if I separate these, that is mr omega square cos theta plus mr omega square cos 2 theta by n, then we can classify this. The first component is your primary unbalanced force. और यही हमने कहा था कि सबसे बड़ा इंजन का दुख यही है. This is the force that is not enabling us to run the engine smoothly, right? And another value of the force, or the component of the force, that is mr omega square cos 2 theta by n, that is acting perpendicular to the line of action of the movement of your piston, right? ये perpendicular था आपके प्लेन के, that's why इसको हमने नेग्लेक्ट किया था. Then first of all we balanced the mr omega square cos theta, then we balanced mr omega square cos 2 theta by n, right? तो यहां तक सबको क्लियर था? एक बार बता दीजिए. Then we will be discussing some more topics in this.
एक बार बता दीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। राइट, सो आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द हैमर ब्लो, ट्रैक्टिव फोर्स एंड द स्वैगिंग कपल। राइट, यहां तक हो चुका था। प्लीज एक बार बताइए। ट्रैक्टिव फोर्स आई नो, यहां तक हमने पढ़ लिया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट द योर स्विंगिंग कपल। सर ये नहीं हुआ था। ओके, ओके। सो स्वैगिंग कपल का हम इधर बात करते हैं। बेसिकली क्या है, जो फोर्स आपकी एक्ट कर रही है दैट हैज अ टर्निंग कपल आल्सो। सो दैट देखो, अभी आप मैंने बात की थी कपल की, व्हेन दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ऑफसेट लेके एसेंट्रिसिटी लेके एक्ट करती हैं, दैट विल गिव यू अ कपल। तो सिमिलरली आप अब इस डायग्राम को देखें, अगर 22.5 स्विंगिंग कपल का अगर बात करें, तो वाई वाई डैश इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक। आपका जो इंजन का जो स्ट्रोक है, ठीक है, द लाइन ऑफ स्ट्रोक, दिस इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक, जो कि आपकी मूवमेंट हो रही है पिस्टन की, ये शो कर रहा है दिस वाई वाई लाइन। राइट, एंड दिस इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ इंजन 1 एंड दिस इज लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ इंजन 2। दिस इज द क्रैंक के बीच का डिस्टेंस। अगर हम वाई वाई डैश के अबाउट ही माने कि इसके अबाउट मूवमेंट आ रहा है, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्रैंक्स। बेसिकली यहाँ पे क्रैंक्स हैं आपकी इधर एंड इधर, इन दोनों क्रैंक्स के बीच में डिस्टेंस अगर हम देखें, दैट इज ए कंसिडर किया। एंड हमने जब पहले भी बात किया था कि बोथ द क्रैंक्स आर एट अ फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। राइट, तो मैं अगर अनबैलेंस फोर्स की बात करूं, देखो यहाँ 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा की बात हो रही है। 1 माइनस सी, दिस इज द रिमेनिंग अनबैलेंस फोर्स, यू कैन से। जो हमने बैलेंस किया है वो तो ठीक है, जो बैलेंस नहीं हो पाया दैट इज 1 माइनस सी एम। राइट, समझ पा रहे हैं आप? ये वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का 1 माइनस सी एम, दैट इज, देखो सी एम आर यही था, ये हमने बैलेंस किया था, बचा था 1 माइनस सी बैलेंस्ड अनबैलेंसिंग फोर्स, जिसकी वजह से आया था, दैट इज 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा फॉर वन सिलेंडर, और यू कैन से वन क्रैंक के पास जो दूसरी क्रैंक थी दैट इज आल्सो एट अ फेज डिस्टेंस ऑफ 90 डिग्री। तो इसका जो अनबैलेंस फोर्स का जो आएगा को मैग्नीट्यूड दैट विल बी 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा 90 प्लस थीटा। अगर मैं इसका मूवमेंट निकालूं वाई वाई एक्सिस के अबाउट, ओके, दैट इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द स्ट्रोक्स। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस अगर हम यहाँ से हाफ मिड पॉइंट पे लेते हैं और a is the distance between the crank, then this will be a by 2 and a by 2. So the torque will be, torque कितना हो जाएगा, torque क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड द मूवमेंट अगर इस अबाउट के निकालूं, इस पॉइंट के अबाउट निकालूं, तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा मल्टीप्लाई बाय द फोर्स विल गिव यू द कपल। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे यही वैल्यू निकाली है कि देखो 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, जिसके अबाउट हम पॉइंट निकाल रहे हैं, वाई वाई एक्सिस के अबाउट हम कपल निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस इज a by 2। so this will be 1 minus c m r omega square r cos theta into a by 2। right, now again
देखो ये वाला अगर मैं इसके देखूं, दिस विल गिव यू एंटी क्लॉक, दिस डायरेक्शन में कपल देगा। दोबारा से बनाता हूं मैं आपको। जो ये वाली फोर्स है इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखूं, तो ये इसको इस तरह से डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. और ये वाला इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये देखो, आप दोनों की जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू ईच अदर। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानता हूं, तो क्लॉकवाइज को मुझे क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। और वाइस वर्सा, अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं, उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव माना है, दैट दिस मींस दिस इज पॉजिटिव मूवमेंट, राइट? सो 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर cos थीटा इंटू ए बाई टू, दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू। और इसके अबाउट हमें नेट निकालना है मूवमेंट, तो हमें इस वाली का फोर्स का भी कंसिडर करना पड़ेगा। एंड दिस इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मींस दिस इज नेगेटिव मूवमेंट, दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव साइन हैज कम हियर। माइनस 1 माइनस सी एम आर ओमेगा आर cos थीटा 90 प्लस थीटा ए बाई टू। समझे इस बात को? Yes, sir. So after solving that, you will get this value, that is swinging couple के value 1 minus c m r omega square r a by 2 cos theta plus sin theta. This is the universal formula. किसी भी थीटा पे अगर आपसे पूछे स्विंगिंग कपल क्या है, then you can find the value. ठीक है? अब ये होता क्या है, देखो अगर मैं आपका यहां से ऐसे व्यू लूं, फ्रंट व्यू लेता हूं अगर मैं किसी गाड़ी का, ठीक है, ये आपकी ट्रैक पे जो है चल रही है कार, ये जो आपकी वैगन है, लेट्स मेक अ स्केच। दिस इज द वैगन, ट्रेन की वैगन है, ठीक है, ये आपकी ट्रैक पे मूव कर रही है। सो ये कैसे आपके ऐड करेगी, ये वाली स्विंगिंग कपल, इस पे अनबैलेंस फोर्सेस इसको क्या करेगी? देखो ये इसको इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगी और यहाँ से इसको इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगी। सो यू कैन सी ये इस तरह से आपका मोशन आएगा। आप इसको इमेजिन कर पा रहे हैं किस तरह से ये ट्रैक पे मूव करती हुई दिखेगी आपको वैगन? ये ट्रैक है, तो ये 90 डिग्री का फेस है, तो कभी ये इधर, कभी ये इधर, ये इधर, कभी ये इधर। तो एक तरह से एक झूला टाइप में आपको, जब भी आप ट्रेन में बैठेंगे, तो इस तरह से आपको मूवमेंट दिखती है, शेकिंग वाली, राइट? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट फंडा क्या है, वी हैव टू Yes, sir. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वैल्यू, इक्वेट इट टू द जीरो, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 और 225 डिग्री पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू हम इस वैल्यू को ये वैल्यू पुट कर दें इसमें, इस फॉर्मूला में, देन वी विल गेट दैट इज प्लस माइनस, बिकॉज 45 पे प्लस एंड 225 पे नेगेटिव वैल्यू, सो दैट प्लस माइनस a by 2, a is the distance between the your two, जो आपके क्रैंक्स हैं, जो आपके सिलेंडर्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस, डिवाइड बाय रूट टू 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर विल बी द वैल्यू फॉर योर स्विंगिंग कपल, राइट? ये सारी वैल्यूज आपको नोन है, सी क्या है, एम क्या है, ओमेगा क्या है, आर क्या है, ए क्या है। अगर वो आपसे पूछता है वैल्यू ऑफ, ये आप बताइए इस वाले सिस्टम में ये डिस्टेंसेस हैं, जिस तरह से मूवमेंट है थीटा इतने पे, आप बताइए स्विंगिंग वैल्यू क्या होगी, या पूछ लेगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो स्ट्रेट अवे यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, ओके, एंड द आंसर विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्विंगिंग कपल। नाउ सिमिलर टू ये जो आपका मोशन था, ऐसे आता है हैमर ब्लो। हैमर ब्लो क्या होता है, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट जो सबसे मैक्सिमम धड़ाम से लगेगा आपका, ठीक है, ट्रैक पे व्हील, दिस इज हैमर ब्लो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना हमें जरूरी है। सो वी हैव डिस्कस्ड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ द स्ट्रोक इज नोन एज हैमर ब्लो। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ स्ट्रोक क्या था, ये था, और हैमर ब्लो कहाँ एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू दिस, ये वाली डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर तो यही होगा 90 डिग्री,
समझे बात को कि हैमर ब्लो कैसे एक्ट कर रहा है? The maximum magnitude of unbalanced flows along the perpendicular to the line of stroke is known as hammer blow. अभी तक जितनी भी हमने फोर्सेस बात की थी that was along the line of action. ये जो एक्शन की इसी के लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट हम बात कर रहे थे. अब ये वाली जो फोर्स है मैक्सिमम फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, दैट इज हैमर ब्लो. ओके, the unbalanced force along the perpendicular to the line of strokes due to the balancing mass B at a radius B, small b, in order to balance the reciprocating mass is B omega square B sin theta. देखो ये वाला कंपोनेंट आया था, मैं आपको ड्रॉ करके भी बताता हूं. जब ये हमने वेट लिया था यहाँ पर B, स्मॉल b इसका डिस्टेंस था और ये B था, और यहां से अगर हमने इसकी वैल्यू निकालते थे थीटा, तो हमने इस डायरेक्शन में, अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूं, बी बी कॉस थीटा निकाला था नहीं निकाला था लाइन ऑफ एक्शन. लेकिन इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी तो होगा, दैट विल बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा. होगा कि नहीं होगा? ये जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज हैमर ब्लो. नहीं समझे? डायग्राम दिखाऊं पीछे वाला या आगे समझ में? सर एक बार डायग्राम से बता देंगे. एक मिनट बताता हूं. देखो ये हमने बैलेंस मास लगाया था बी, बैलेंस करने के लिए इसको, और ये क्या था? इसका मास था, जिसको हमने इमेजिन किया था कि इसको हमने यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि हमें इसको बैलेंस करने का तरीका नहीं पता था. यही तो किया था हमने. यस. ठीक है, तो हमने कहा कि हम पहले बैलेंस करेंगे प्राइमरी बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस को. तो उसके लिए हमने निकाला जो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग जो मैक्सिमम फोर्सेस थी उनको हमने कंसीडर किया, वर्टिकल फोर्सेस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया. क्यों? तभी तो हम उसको C टाइम्स MR लेते थे, बिकॉज कुछ फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में थी, 1 माइनस C टाइम्स जो इंड्यूस कर रही थी वो हमने बैलेंस नहीं किए, क्योंकि प्राइमरी फोर्स की हम बात कर रहे थे तो C टाइम्स M हुआ, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट को तो हमने बैलेंस किया ही नहीं. तो कंप्लीट बैलेंसिंग हम कैसे कर सकते हैं? दैट्स व्हाई वी टेक द फ्रैक्शन C. अगर मैं अभी ये हमने उस बात की बात तो छोड़ दी, हम कह रहे थे हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने बैलेंस कर दिया, हटाओ इनको, हटा दो. लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट, ये वाला जो आपका वेट हमने लगाया बैलेंसिंग के लिए, इसका कुछ वर्टिकल कंपोनेंट भी तो था. वो क्या था? दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा. था कि नहीं था? ये देखो. हाँ. अब इसको मैक्सिमम, ये भी तो परेशानी कर रहा है. ये क्या कर रहा है? अगर ये मैक्सिमम हो जाता है देन इट विल गिव यू हैमर ब्लो. हैमर ब्लो क्या था? हथौड़ों को मारना, हथौड़े की तरह मारना, धड़ाम धड़ाम धड़ाम. तो ऐसे जैसे हथौड़े की बीट की तरह मार रहे हैं, तो ये मैक्सिमम हो रहा है ना जब, तो ये बहुत ज्यादा परेशानी कर रहा है. तो इसको हमें हटाना है, इसको भी बैलेंस करना है, या इसकी वैल्यू निकालनी है कि मैक्सिमम हैमर ब्लो कितना है. क्या इससे हमारा व्हील तो ब्रेक नहीं हो जाएगा, या हमारा जो हमारा ट्रैक है उसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो वी हैव टू फाइंड दिस मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि ये वाली जो वैल्यू हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ये कहाँ से ड्राइव हो गया? ये कहीं से पैदा नहीं हुई है, ये पहले से ही जो हमने यहाँ पे अनबैलेंस फोर्सेस जो बैलेंस के लिए मास लगाया था उसका ही ये वर्टिकल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर टू द एक्शन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ दिस पिस्टन. समझे बात को? यस. चलें आगे. यस सर. ओके, सो हैमर ब्लो की वैल्यू, अब वही हमारा वैल्यू आती है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है. साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे. अगेन थीटा 180 प्लस 90 270. सो मैक्सिमम अगर हम बात करें दो रोटेशंस में 360 डिग्री जब आपका रोटेट करेगी क्रैंक, टू वैल्यूज विल बी देयर.
एट विच द हैमर ब्लो विल बी मैक्सिमम, एंड द वैल्यू कितनी होगी, b ओमेगा स्क्वायर स्मॉल b will be the maximum value of the hammer blow, right? तो net pressure, pressure is a downward pressure, p क्या है, the net downward pressure on the rails due to the static load. अरे उसका कुछ वजन भी तो है व्हीकल का, जो आपकी जो बोगी है जिसमें आप जाते हो, डब्बा ट्रेन का, उसका कुछ का वजन है, दैट इज p, प्रेशर इंड्यूस कर रहा है वो स्टैटिक लोड की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ द मोशन दैट इज डायनेमिक एनर्जी, जो फोर्स है दैट इज b ओमेगा स्क्वायर b विल बी द फोर्स जो आपकी उसकी मूवमेंट की वजह से आएगी, मोशन की वजह से आएगी, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स की वजह से आ रही है। तो नेट फोर्स कितनी होगी किसी पॉइंट पे, तो मैक्सिमम की अगर बात करें तो P प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू बी विल बी द मैक्सिमम फोर्स, राइट? अगर मैं मिनिमम की बात करूं, P माइनस बी ओमेगा स्क्वायर बी माइनस करूं, अगर ये B ओमेगा स्क्वायर बी इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ P, तो जो आपका व्हील है ना वो कॉन्टेक्ट लूज कर देगा विद योर रेल, यानी कि जो ट्रैक पे जो चल रहा है ना व्हील, वो वहां से अपलिफ्ट हो जाएगा और फिर आपके उसके धड़ाम लगेगा, सो दैट विल लीड टू द चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ योर व्हील और योर ट्रैक। ठीक है, तो हमें इस चीज को मिनिमाइज करना है, ना तो हमारा ये ज्यादा लोड उस पर लगाए आपकी ट्रैक पे, और ना ही ये इतना कम हो कि ये उसको लिफ्ट कर दे, आपका जो बोगी है वो ऊपर लिफ्ट हो जाए हर एक साइकिल में, कितना पे 270 डिग्री, जैसे ही क्रैंक रोटेशन आए वो उसको लिफ्ट कर दे। बैठो आप, अगर मान लो इमेजिन करो आप एक बोगी में बैठे हो और आपको हर 270 डिग्री रोटेशन के बाद एकदम जर्क लगे, ऊपर उठो आप उछलो, क्या आपको अच्छा लगेगा? ठीक है, एक तो ये हो गया फैक्टर। दूसरा, द मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देयर इज चांसेस ऑफ द फेलियर ऑफ द मटेरियल, आपके व्हील के चेंजेस टूटने के चांसेस हैं, आपके ट्रैक के टूटने के चांसेस हैं, सो फॉर दैट वी हैव टू मिनिमाइज दीज चांसेस, राइट? सो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं इन चीजों में, हम एंगुलर वेलोसिटी को ही तो सिर्फ यहाँ पे परमिट कर सकते हैं या इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखो P, आपका जो वेट आपने डिजाइन कर दिया आपने डब्बा, उसका आप स्टैटिक लोड चेंज नहीं कर सकते हो क्या? बताइए। नो सर। आप उसका जो बैलेंसिंग मास जो लगाया है उसका वजन कम कर सकते हो, क्योंकि वो तो आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा, वो तभी तो आपने पूरा सेटअप करके निकाला है, जब तो बी आया है। सो बी इट्स आल्सो ए स्टैटिक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, और उसकी पोजीशन भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप इसमें मुझे बताओ वेरिएबल बचा क्या? सिर्फ ये डब्ल्यू ओमेगा ही तो बचा वेरिएबल, योर एंगुलर स्पीड जो आप वेरी कर रहे हो। आप पहले 0 पे थे, फिर आपने कुछ गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, धीरे 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 ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? तो आप सिर्फ ओमेगा की वैल्यू बढ़ा सकते हो, और आप ये देख रहे पा रहे हो कि यहाँ पे जो ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें ओमेगा ऐसी है जिसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा, अगर मान लो ये वैल्यू 2 टाइम्स भी बढ़ती है तो ये पूरी वैल्यू 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? अगर 2 टाइम्स बढ़ती है और उसका स्क्वायर करता हूं मैं, तो इट विल लीड टू 4 टाइम्स। यस सर। तो हम यहां से जान पाए कि सिर्फ ओमेगा को अगर हम कंट्रोल करें तो हम हैमर ब्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। मींस मैक्सिमम परमिसेबल एंगुलर स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि हमारा हैमर ब्लो मिनिमम हो। सो फॉर दैट, अगर मैं इस वैल्यू को यहां से लेके इधर पास करूं, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन पी इंटू बी। ये एक्सप्रेशन कैसे आया कि ये वाली वैल्यू 0 हो जाए लेकिन 0 से कम नहीं होनी चाहिए, तो P मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन P ओमेगा स्क्वायर B। अब B और ओमेगा B को नीचे ले गया तो P बाय B स्मॉल b अंडर रूट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा। समझे? समझ में आई बात? यस किसी को कोई डाउट? देखो इसमें
थोड़ा इमेजिनेशन करना जरूरी है। इस वाले जो सब्जेक्ट है ये वाला आपका डायनेमिक्स ऑफ मशीन, इसमें आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। हर चीज आपको जो है एक्सप्रेशन से समझ में नहीं आएगी, कुछ आपको एज्यूम करना पड़ेगा, हाँ इस तरह से हो रहा होगा, ठीक है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, वो न्यूमेरिकल में सीधा पूछ लेगा आपको हैमर ब्लो निकालने के लिए, राइट। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अगर कहीं दिया हुआ है इसमें अच्छा सा तो। यस, ये वाला दिया हुआ है, हैमर ब्लो निकाला हुआ है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके इन्होंने निकाला हुआ है, ओके। बाकी सारी वैल्यूज आपको ये ऐसे करके निकालनी पड़ेंगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपना, ठीक है। ये बार बार डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू जस्ट रिवाइज दीज क्वेश्चंस जहां तक भी आप कर सकते हो, दिन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितना भी आपका कैलिबर है ये आप रिवाइज कीजिए, बिकॉज सीधा क्वेश्चन आता है बैलेंसिंग का, इस तरह से सेम क्वेश्चन आएगा, सेम मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होंगी और थोड़ी भाषा अलग होगी। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, या तो रोटेटिंग पे या रेसिप्रोकेटिंग पे। रोटेटिंग पे आ जाता है तो बल्ले बल्ले, रोटेटिंग तो सबसे आसान है। रेसिप्रोकेटिंग में आपको बस 2-3 फॉर्मूला और रटने पड़ेंगे, ओके। क्योंकि रोटेटिंग में तो सिर्फ एम आर ओमेगा स्क्वायर से काम चल जाता है, समझे बात को। जो डी प्रोटेक्टर्स अपना लेके जाना पेपर में, बिकॉज उसके बिना क्वेश्चन होगा नहीं आपसे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स इन सिंगल सिलेंडर इंजन, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग में कैसे कैसे आप बैलेंसिंग करते हैं। हम बात करते हैं मल्टीपल सिलेंडर्स की। किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो। यस, एनीवन हैज एनी डाउट? No, sir. और बाकी बच्चों को? ये कौन है लाइला बच्चा? ये लाइला किसका है नाम? लाइला, यस, हु इज दिस लाइला? लाइला कौन है ये? पता नहीं सर। ये आपका आपके कोई क्लासमेट नहीं है क्या? No, sir. No, sir. ये मंजू भाई कौन है? मजनू भाई? लैला मजनू भाई कौन है भाई? ये कौन है ये इडियट्स? लैला मजनू बनेंगे, इनको फोर्स एनालिसिस तो आएगा नहीं। ओके, राइट। सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस अमन? ओके, नीतीश, अमन, चंचल, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, एक बच्चे का है बस मेरे पास ये मोहित का है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक बच्चे का असाइनमेंट आया है, ठीक है। बाकी आप सबमिट कीजिए असाइनमेंट, और ठीक है। सो हम बैलेंसिंग जो पढ़ रहे थे, देखो सिंगल सिलेंडर में बैलेंसिंग करना बहुत मुश्किल भरा काम है, लेकिन अगर हम मल्टीपल सिलेंडर्स की बात करें तो यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है। इसी वजह से हम मल्टीपल सिलेंडर्स के ऊपर गए। मेन रीजन क्या था कि हम मल्टीपल सिलेंडर इंजन क्यों बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जानो कि मल्टीपल सिलेंडर इंजन क्यों बनाए हमने। जब हमारा एक सिलेंडर इंजन से काम चल रहा है, एक पिस्टन लगा रहे हैं हम,
और बना के अपना सीधा जो है आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन कन्वर्टिंग इनटू योर योर रोटेटरी मोशन, और अपना व्हील घुमा के आप अपना चला रहे हैं गाड़ियां, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी कि हम मल्टीपल सिलेंडर्स बनाएं। एक तो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो बढ़ गई, दूसरा हमारा इंजन साइज बढ़ गया, अननेसेसरी दुनिया भर के कंपोनेंट्स हमारे बढ़ गए, उसमें फ्यूल लाइंस बढ़ गई हमारे पास, जो एग्जॉस्ट वॉल्व्स बढ़ गए हमारे पास, इनलेट वॉल्व्स बढ़ गए हमारे पास। रीजन क्या है? दिमाग खराब था क्या इंजीनियर्स का जो मल्टीपल सिलेंडर इंजन बना रहे हैं? यस। सर वाइब्रेशन कम करने के लिए। हाँ, ताकि जो हमारा जो बैलेंसिंग मास है उसमें जो हमारी एनर्जी खपत हो रही है उसको हम इंजन के पिस्टन्स के ऑर्डर से उसको मिनिमाइज कर सकें, मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सकें। दैट्स व्हाई द मल्टीपल सिलेंडर इंजन्स कम इनटू पिक्चर। मल्टीपल सिलेंडर इंजन्स के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या? देखो, इनलाइन इंजन्स एंड योर वी इंजन्स। अब ये इनलाइन इंजन, व्हील इंजन्स, रेडियल इंजन्स क्या है? देखो, इनलाइन इंजन से मतलब है कि आप एक ब्लॉक लीजिए, एक अपने फोन पकड़िए, फोन को आप एक वर्टिकल पोजीशन में पकड़िए और लेफ्ट से राइट आप इसमें 1 2 3 4 5 सिलेंडर्स लगा दीजिए। तो इंजन्स आर इन अ सीक्वेंस, इन अ लाइन, जो सॉरी योर सिलेंडर्स आर इन लाइन, 1 2 3 4 5 6 आर इन द लाइन। सिलेंडर्स बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, ठीक है। 1 2 3 4 5 आपके जो पिस्टन्स हैं वो उसी ऑर्डर में लगे हुए हैं। दूसरा आता है आपका रेडियल इंजन्स। द इंजन्स आर जो है आपकी क्रैंक एक ही होगी, उनका प्लेन ऑफ रोटेशन एक होगा, लेकिन जो पिस्टन्स है ना वो आर प्लेस्ड इन जस्ट लाइक योर रेडियस इन योर सर्कल, दैट इज योर रेडियल इंजन्स। यहाँ पे इस तरह से, एंड यहाँ पे आपकी क्रैंक से कनेक्टेड है ये कनेक्टिंग रॉड्स, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एंड ये, एंड दिस इज योर पिस्टन। ये पिस्टन है आपका, यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ पिस्टन है, यहाँ पिस्टन है, ये पिस्टन है, ठीक है। और इनकी मूवमेंट कैसी हो रही है? वही पिस्टन की मूवमेंट रेसिप्रोकेटरी होगी, यहाँ से अप एंड डाउन मूवमेंट, टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर टू अगेन टॉप डेड सेंटर, दिस विल बी द मूवमेंट। एंड इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन। एंड दीज इंजन्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन योर एयरक्राफ्ट्स। एयरक्राफ्ट्स में लगते थे ये वाले इंजन्स पहले, ठीक है। एयरक्राफ्ट्स के जो प्रोपेलर होता ना आगे, यहाँ पे ब्लेड लगा देते थे बड़ा सा, ठीक है। और कभी आपने देखा हो तो ये फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम्स इस तरह से इंजन इस्तेमाल हुए थे, एग्जॉस्ट पाइप्स पीछे से जाते थे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दैट इज रोटरी पोजीशन है। सिमिलरली जब वी शेप मींस इस टाइप में आपके सिलेंडर्स पोजीशनड हो, दैट विल गिव यू अ वी इंजन, वी शेप इंजन। कभी आपने देखा हो, देखो वो गाड़ियां आती हैं ऑडी, ऑडी A6, ऑडी A8, V12 इंजन, V12, V6, V8, अगर आपने देखा हो। पराडो आती थी एक मित्सुबिशी, वो नहीं नहीं टोयोटा की, V8 था मॉडल उसका, V8 मॉडल, V8 मॉडल। V8 क्या है? V इज शोइंग यू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर इंजन। मैकेनिकल इंजीनियर्स हो इसलिए अब मैं बता रहा हूँ आपको। V is the configuration means the engine is in V shape, and 8 means the 8 are the number of क्या? Number of cylinders in the engine. So this is the configuration V8. Lamborghini V12, Rolls Royce V12, देखा है कभी आपने? मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, कहाँ दिखाऊं? ये वाला दिखा देता हूँ। यू कैन सी, देखो वी वी कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है इसमें, ये देखो ये वाला ज्यादा दिख रहा है, बेटर है। यू कैन सी, ये देखो, ये दिस इज योर इंजन ब्लॉक, ठीक है।
और यहाँ पे देखो ये पिस्टन की ये वाली मूवमेंट ऐसे है और ये वाली मूवमेंट ऐसे है. यू कैन सी द कॉन्फ़िगरेशन V इज मेकिंग. V बन रहा है यहाँ पे, बन रहा है नहीं बन रहा. सो दिस इज योर V सिलेंडर, V12 इंजन. यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6. सिमिलरली 1 2 3 4 5 6. तो 6 सिलेंडर इधर 6 इधर, टोटल 12 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज V shape. सो द इंजन नेम इज V12. समझे बात को? सिमिलरली योर रेडियल इंजन्स. देखो ये ब्लेड इस पे प्रोपेलर का घूम रहा है बहुत तेज. और ये आपके देखो ये जो हेड्स लगे हुए हैं ना, देखो फिन्स दिख रही है आपको, ये वाली फिन्स देख पा रहे हो? फिन्स, कूलिंग फिन्स. ठीक है, ये देखो एनिमेशन में भी ये दिख रहा है. चलेगा तो एक बार, चल नहीं रहा पता नहीं क्यों. हाँ ये देखो, यू कैन सी दिस. दिस इज हाउ दिस रेडियल इंजन इज गोइंग वर्किंग. देख रहे हो? फायरिंग ऑर्डर अलग अलग है सबका. सो बेसिक समझ पाए आप कि हम क्यों मल्टीपल सिलेंडर इंजन की हम बात करते हैं, क्यों हम इनकी जो है सिंगल सिलेंडर का हम नहीं करते इस्तेमाल. ऑल दो हमें मैकेनिकली अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी लेस, लेकिन स्टिल वी आर डूइंग और मैन्युफैक्चरिंग मल्टी सिलेंडर इंजन, बिकॉज जो उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए. वो जो अनबैलेंस फोर्सेस हैं उसके लिए जो हमें वेट लगाना पड़ रहा है वो मिनिमाइज कर पा रहे हैं हम बेस विद द हेल्प ऑफ द फायरिंग ऑर्डर. हम फायरिंग ऑर्डर सेट करेंगे, हम बताएंगे आपको, पढ़ाएंगे कि फायरिंग ऑर्डर से आप कैसे जो है अनबैलेंस फोर्सेस है और जो जितनी भी हमने फोर्सेस पढ़ी हैं जो हमें दुख दर्द दे रही हैं इंजन में, वो हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं. राइट. सो आज थोड़ा आपका जोश मुझे कम लग रहा है. क्या हुआ, खाना नहीं खाया? यस. ओके. सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. सो एक बार अपनी रोल कॉल को अटेंड कीजिए प्लीज. सो हाउ वाज द फेस्ट? आप फेस्ट में आए थे? Yes. अमन कुशवाहा रोल नंबर 5. Present, sir. अमन सिंह रोल नंबर 6. प्रेजेंट सर. आशुतोष सिंह यादव. Present, sir. चंचल कौर. प्रेजेंट सर. जतिन आर्या. कुणाल. मोहित अधाना. Present, sir. निधि. निधिक कुमार. नितेश मिश्रा. रोल नंबर 23. रोल नंबर 24. शुभम कुमार राणा. रोल नंबर 31. तुषार कनौजिया 32. प्रेजेंट सर. तुषार सैनी. रोहित कुमार जैन. ओके. एक बार इसको पूरा अपना जो है रिवाइज कीजिए. ठीक है, देन वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. राइट. ठीक है, ओके सर. और किसी को कोई डाउट हो तो आज पूछिए. ठीक है, डाउट्स आर वेलकम, कभी भी आप पूछ सकते हैं. ओके सर. ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.